इतना कमांड आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ में कि आप फिर मतलब यही है यार, ये कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको एक टॉपर बनाती है और आपके स्कोर को यहाँ से यहाँ ले जाती है। हे एवरीवन, दिस इज सुनील जोशी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th में। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने नंबर आए थे अपने प्री बोर्ड्स में। मेरे पास कॉपी थी, लकीली मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके जो फ़ोटो है वो लगा रखी है, आप देख लीजिए नंबर इतने आए थे। इस तरीके से मतलब मैंने कैसे इस चीज़ को मतलब स्कोर को अचीव करा, क्या क्या मेरे को हर्डल्स आए। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ फैक्चुअल बेसिस पे बताऊंगा जो एक्चुअल में हमको चाहिए होते हैं किस तरीके से स्कोर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा क्या क्या मुझे समझ में आया है, क्या क्या मुझे पता चला कि हाँ ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली, फिर मैं आपको फैक्चुअल बेसिस पे बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही है हमारी क्लास 12th में जो है हमारे पास दो तरीके से डिवाइडेड है हमारी इकोनॉमिक्स को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज़ आर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास चैप्टर्स हैं कुछ, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चैप्टर्स के नाम आपके जो नेशनल इनकम्स हो गए, मनी बैंकिंग हो गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई हो गए, आपके गवर्नमेंट बजट और आपका फॉरेन एक्सचेंज, ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स हो गए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आपके जो क्या कहते हैं 10 चैप्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, यूनिट्स 3 है बट चैप्टर्स 10 है। वो चीज़ें मैं अभी पर्टिकुलरली नहीं बता रहा हूँ चैप्टर का, वो चीज़ मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, बट अभी मैं बात करने वाला हूँ कैसे आपको इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता दूँ कि इकोनॉमिक्स में आपको कितना टाइम देना चाहिए। मैंने अपना पर्सनली कितना टाइम दिया था, मैंने अगर मैं बोलूँ तो मैं अगर हफ्ते में बात करूँ तो हफ्ते में अराउंड मैं उसको पढ़ता था 4 दिन। हाँ, 4 से 5 दिन में उसको पढ़ता था, मतलब 4 दिन मैं पढ़ता था उसको, आप एवरेज ले लीजिए, मैं 4 दिन पढ़ता था। और दिन का अगर आप माने तो मैं एटमोस्ट 1.5 आवर्स उसको पढ़ता था। ठीक है, ये मेरा पर्सनल जो टाइमिंग था मैं इतना रखता था। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली 1.5 आवर्स पढ़ता था, नहीं ऐसा नहीं है, बट अराउंड मैं इतना पढ़ता था। अगर ज़्यादा हो गया बात अलग है, कम हो गया बात अलग हो गया, वो चीज़ बात की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को बता दी मैंने आपको कि ये चीज़ रखी है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि आपको कितना उस चीज़ को टाइम देना है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स को। ठीक है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बट अगर आप सही से पढ़ेंगे तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर दे जाएगा। अभी जो दूसरी चीज़ मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट बतानी है, वो पर्सनली मैं जो मेरे को ऐसा लगता था जब मैंने क्लास 12th में एंटर करा था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार इकोनॉमिक्स में जो हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है बहुत मतलब वो चीज़ मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि यार कहाँ फंस गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। डेट्स याद करनी है, नंबर्स याद करने हैं, इवेंट्स याद करने हैं, बट लिटरली जैसे मैंने पढ़ा, मैंने पेपर्स दिए, प्री बोर्ड्स दिए, मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे, तो मेरे को पता चला कि यार ये सब एक मिथ है जो फैला रखा है। ठीक है, वो मिथ क्या है? वो मिथ ये है कि हमें हर चीज़ लिटरली हर चीज़ हमें याद नहीं करनी है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, हर चीज़ याद नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती हैं। और हाँ, उसमें डेटाज बहुत हैं, डेटाज इन द सेंस कुछ एक डेटा जो होता है हमें पता होता है, जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है, जो सैम्पल पर सॉल्व करता है, उसको पता होता है कि डेटाज की कुछ लिस्ट होती है। एक होता है कि डेटाज जो आपको पूरे किताब में दिए हैं इतने परसेंटेज ये चीज़, बट जो पूरे साल पढ़ लेता है, जितने सैम्पल पर सॉल्व करता है, उसको पता चलता है कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है कि आपको इतने डेटाज याद करना है। तो वो चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में हमें कितने डेटाज कैसे कैसे कहाँ से कितने लर्न करने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, लिटरली बोल रहा हूँ। पर्सनली मेरे को भी ऐसा बहुत लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, बट इन दी एंड मुझे जाके पता चला कि यार लिटरली ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें रटना होता है थोड़ी चीज़ें, बट इन दी एंड आपको समझ के आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट मैं अब बताने वाला हूँ आपको कुछ फैक्ट्स जो मैंने मैंने आपको पेपर दिया है, जो मैंने सॉल्व मतलब मेरा जो आंसर शीट है उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, किस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन करा है, मैंने आंसर लिया, वो चीज़ मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट एक बार आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या मतलब किस तरीके से करा है, आप गो थ्रू कर लीजिए उस चीज़ से। ठीक है, सो इन जो मैंने पूरे साल मैंने पढ़ा, मैंने सॉल्व करे, मैंने प्री बोर्ड दिए, जो मैंने पेपर दिया, उससे मुझे कुछ पता चला फैक्ट्स के बेसिस पे कि हाँ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे एक अच्छे स्कोर लाने में, जो कि 95, 96, 97 से ऊपर आपको खींचने में मदद करेगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिमाग में बना रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा
पॉइंट बनता है वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। अभी क्या होता है इकोनॉमिक्स जो है ना यार, लिटरली बोल रहा हूँ, अभी आप मैक्रो पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको ज़्यादा बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इतने चैप्टर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट फ्रेम करके आते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशली अगर मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े तो उससे हमारी करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको कंडीशंस को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और उन चीज़ों को आप कब सॉल्व कर पाएंगे? जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो आप जहाँ भी आप स्कूल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो अपने टीचर से उस चीज़ की क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। मैंने भी इस टाइम पे बहुत, मेरे को इकोनॉमिक्स में लगता था कि चीज़ें, तो मैंने अपने टीचर से पूछा, तो मुझे जाके पता चला कि मतलब कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। इकोनॉमिक्स में क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो हल्के से भी क्वेश्चंस टेढ़े आते हैं वो आपके यहाँ पे डिपेंड करेंगे कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से क्लियर करा है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ कि आपको याद रखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, क्योंकि हल्का सा भी क्वेश्चन इस तरीके से घूमता है तो हमें लगता है कि अरे क्वेश्चन तो फंस गया। तो वो कब नहीं फंसेगा? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो होते हैं हमें किस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ठीक है, कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कुछ टॉप बुक्स जो हमारे पास चलती हैं वो है संदीप कर, टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, सी.वी. सचदेवा और एन.सी.ई.आर.टी. जो होती है वो चीज़ हमारे पास आती है, ठीक है। बट यार लिटरली अगर आप मेरी एडवाइस मान रहे हैं, यह फैक्ट है, आप कुछ भी कर लीजिए, सीधे पकड़िए संदीप कर, ना टी.आर. जैन ना सी.वी. सचदेवा। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपको 100 on 100 स्कोर करना है, चाहे वो आपका MCQ पेपर है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, अगर आपको स्कोर करना है तो आपको लेके चलनी है संदीप पर, क्योंकि वो फुल NCERT बेस्ड है और बहुत बहुत सब, मतलब बहुत प्योर फॉर्मेट में और सब कुछ कवर कर रखा है। लिटरली बोल रहा हूँ, सब कुछ उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है? संदीप पर, मैक्रो के लिए भी और आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने पूरे साल पढ़ा था टी.आर. जैन, वी.के. ओरी से, बट इन दी एंड मुझे पता चला कि संदीप गर्ग इज़ द बेस्ट बुक फॉर इट, जब मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे। तो बुक कौन सी फॉलो करनी है आपको? संदीप पर, ये चीज़ याद रखिए। तो थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे नेशनल इनकम हो गया, गवर्नमेंट पे जो है, इसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो उसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए। स्पेशली नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल मैं बताऊँ तो 6 नंबर का आता है जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब आपके नंबर कहाँ से कहाँ वो पहुँचा सकता है और कहाँ से कहाँ वो गिरा भी सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी मैं अपना बहुत लिटरली बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी थोड़ा स्टार्टिंग में ये चीज़ फेस करी प्रॉब्लम की, वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उसको न्यूमेरिकल्स को उसका पार्ट्स कंसिडर करके पढ़ें, कि हम अगर इकोनॉमिक्स रोज़ 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम न्यूमेरिकल्स को 1.5 घंटे में एडजस्ट करने की कोशिश करें। नहीं, वहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने न्यूमेरिकल्स पकड़ रखे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ से अपने 2 दिन या 3 दिन लेने हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। 3 से 4 दिन जितना भी है, न्यूमेरिकल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। क्वेश्चंस लीजिए, स्टार्ट करिए प्रैक्टिस करना। जितने क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर आप संदीप को बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करना है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करिए। अभी आप उसको अगर बहुत कम टाइम लेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मतलब अगर सोचेंगे आप मैं 1 से 1.5 घंटा करूँगा रोज़, तो वो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जहाँ भी आपको डाउट देखने को मिलेगा तो उसको क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपका उस 1 से 1.5 घंटे में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाला है उसको एक अलग चीज़ कंसिडर करके न्यूमेरिकल्स को उठाइए और 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता न्यूमेरिकल्स को ही दीजिए, ताकि आप अपने डाउट्स भी हाथों हाथ क्लियर कर सकें, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स में नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी, नंबर आपके फुल उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको सेपरेटली करनी ही है। तो फोर्थ चीज़ जो हमारे पास आती है वो होते हैं हमारे नोट्स मेकिंग, ठीक है, नोट मेकिंग सॉरी। तो नोट्स बनाना इकोनॉमिक्स में रियली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि उतना बड़ा सिलेबस उसको आपको कवर करना है। आपको लास्ट दिन पढ़ने जाने से पहले आप क्या करना है, वो बुक नहीं उठाएंगे, आप उस पर्टिकुलर नोट्स को उठाएंगे जो आपने 500 पन्ने 300 साढ़े 300 पन्ने की बुक को अपने 50 से 100 पन्ने में कवर करा है, 150 पन्ने में कवर करा है, वो चीज़ आप उठाएंगे, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगी। नोट्स कैसे बनाने हैं वो वीडियोस में बता दूंगा, बट नोट्स बनाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो हमारे पास आती है वो आता है, हमें प्रैक्टिस करनी है ग्राफ्स की प्लस टेबल की, ठीक है। अभी क्या होता है, इकोनॉमिक्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो होते हैं आपके ग्राफ, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्या होता है, एक बच्चा जो है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसको 4 से 4.5 नंबर मिलते हैं, बट 5 नंबर उसी को मिलते हैं जो
थोड़ा आंसर को लिखे, मतलब थोड़ा एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ्स में क्या ध्यान रखना है, एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस, उसको शो करने के साथ साथ उसको डिनोट भी करना है, ठीक है। वही नंबर करते हैं बच्चों के आधे आधे नंबर ना, और यही नंबर आपको जो 95 से खींचने होते हैं वो यही आपको नीचे लाते हैं, जो आपको 98, 99, 100 स्कोर करने से रोकते हैं। तो क्या करना है, डिनोट करना है सारी चीज़ें ग्राफ्स के अंदर, ठीक है। टेबल्स जो बना रहे हैं प्रॉपर उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए। तो क्या करना है, ग्राफ्स की प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है, ठीक है। तो 6 चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है नो ओवर राइटिंग। नो ओवर राइटिंग मतलब कि आप इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, आप लोग स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में थोड़ी सी लीनियंसी होती है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपकी जो वर्ल्ड लिमिट्स होती है वो फिक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलरली उसी डोमेन में आपको लिखना है, ये नहीं कि आप उसको एक्सटेंड करके कहानी ऐसी लिख रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, लिटरली बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ हेवी टर्म्स होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये एक्चुअली एक ट्रिक होती है कि कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेवी वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब बहुत रेयर, मतलब बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी है अपने वर्ड्स में। वो कैसे कैसे क्या होता है वो सब चीज़ें आने वाले बता दूंगा, बट ये है कि आपको अपने आप को जो आपके आंसर है उसमें ओवर राइड नहीं करना है, समझ रहे हैं आप, मतलब आपको अपनी उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जितना वर्ड लिमिट बोला है उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा वो चीज़ आपको करना है, आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। लिटरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं होना है। इसी में एक पॉइंट और निकल के आता है, वो आता है आपको बुलेट्स बनाने। बुलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशली जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बोल दीजिए या मैक्रो में भी बोल लीजिए, वैसे मैक्रो में बुलेट्स कितनी इंपॉर्टेंट नहीं पड़ती, पैराग्राफ में भी काम चल जाता है अगर आप नीट एंड क्लीनली लिख रहे हैं, बट स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको याद रखना है कि आपको बुलेट्स बनाने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक बुलेट्स इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मैसी हो जाता है और जो एग्जामिनर होता है वो आपके आंसर्स को हर लाइन से नहीं पढ़ता, उसको जितना क्लियरिटी मिलेगी वो उतने नंबर आपको दान में देगा, मतलब दान में देगा इन द सेंस कि वो उतने न्यौछावर आपको नंबर करेगा। उसको जितनी उसमें क्लीननेस दिखेगी, उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, उसको आपकी स्टोरी नहीं पढ़नी है। तो क्या करना है, आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है और आपको पॉइंट जो आपके आंसर थे वो प्रेजेंटेबल बुलेट मैनर्स में लिखने हैं। तो 7th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस एंड गो थ्रू द आंसर्स, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक बार, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर्स को गो थ्रू करना है। आप जो भी सैम्पल पेपर्स उठा रहे हैं उसमें आपको देखना है कि आंसर्स किस तरीके से लिखे हुए हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करे गए हैं, किस तरीके का कंटेंट उसमें दिया गया है। पढ़ा आपने इतना, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करा है वो चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी, जबकि क्वेश्चन आंसर्स बैक में दिए होते हैं बुक के, स्पेशली जो संदीप का बुक है उसमें तो बहुत सारे, मतलब आप लिटरली आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मतलब धन्य हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो सैम्पल पेपर्स में आंसर जो होते हैं किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। क्योंकि जितना भी आप पढ़ लें, जब तक आप उसको एक कंटेक्स्ट में नहीं ला पाएंगे, उसको पर्टिकुलर चीज़ में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, अपने आंसर्स को एक बहुत करेक्ट वे में उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से उसको आपको चलना है, ठीक है। और साथ में एक बार आपने फॉर्मेट, मतलब आपने कोई सैम्पल पेपर उठाया, क्वेश्चन आंसर उठाया, उसको देख लिया कि अच्छा अच्छा ये चीज़ लिखी है, आपने गो थ्रू कर लिया, उसके बाद उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो भाई वो आपका इतना कमांड आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ में कि आप फिर, मतलब यही है यार, ये कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको एक टॉपर बनाती है और आपके स्कोर को यहाँ से यहाँ ले जाती है। तो उसको अगर आप कर लेंगे लिख के एक बार उसी चीज़ को अपने फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में थोड़ा अपने राइटिंग में अपने शब्दों में लिख लेंगे, तो वो चीज़ आपको, मतलब उस चीज़ में आपको 110% आपको उसमें पूरी कमांड मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 8th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स मतलब कि जो आपके आंसर्स हैं, मतलब मैंने पहले आपको बता दिया इससे पहले कि बुलेट्स में लिखना है, वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन है। मैंने जो अपने आंसर शीट दी है, जो मेरे रिपोर्ट्स की कॉपीज़ हैं, उसको एक बार आप देखिए मैंने किस तरीके से प्रेजेंटेशन करा है, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें नोट आउट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बुलेट्स में ज़्यादा आंसर लिखने की कोशिश करी, जितना मैंने ट्राई करा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, जितना हो सके उतना स्पेस दे के लिखिए, स्पेस दे के लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है यार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अंदाज भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल 5-5-6 लाइन छोटी, बस 2 लाइन छोड़िए, ठीक है। हर आंसर के बाद जो स्पेशली MCQ, मतलब सॉरी जो 1 वर्ड होते हैं उनके बाद एक एक लाइन छोड़ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है यार। पढ़ने की कमी नहीं है, करना है करना है करना है, पूरे साल मेहनत करी है, ये एक एक लाइन बचाने के चक्कर में वो मेहनत आपकी बहुत बहुत आपको नीचे डाउनफॉल में ला देगी, ठीक है। तो पूरा आंसर को स्पेशियस लिखना है। राइटिंग अगर नीट नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, मतलब
चिपकी चिपकी लिखिए तो उसको फैला के लिखिए। ये सब चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशंस के अंदर आती हैं। मैं स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशंस पे वीडियोस बताऊंगा कि कैसे आपको बनानी है, मतलब आपको कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, तो वो चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट प्रेजेंटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना, किस तरीके से स्पेस देना है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यार ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई फैक्चुअल बेसिस पे कि किस तरीके से आप अपने स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यार इकोनॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में स्कोर करना बहुत ईजी है। बस जो मैंने बताया है इस चीज़ को याद रखिए, क्या क्या मैंने इसको बताया है इसको एक नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या मैंने चीज़ें बताई हैं, और इसके बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन को करिए और आपको उस चीज़ को, आपके जो 97, 98, 99 स्कोर है उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो मैंने छोटी छोटी फैक्चुअल बेसिस पे बताई है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, ये आपके जो आधे आधे एक एक नंबर है ये कैसे आपके बच सकते हैं, ये चीज़ आपको इसी वीडियो से पता चल जाएगी, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, वो बाद में आने वाली वीडियोज़ में आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। पूरे साल की आपको गाइडेंस मैं दूंगा, ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। बट यही है कि स्कोर कर दोगे, लिटरली बोल रहा हूँ यार, तुम स्कोर दोगे अगर अभी पढ़ लिया ना, अभी जो टाइम है पढ़ लिया ना यार, लिटरली बोल रहा हूँ, अभी कोई प्रेशर नहीं है। मस्त पढ़ो, मस्त फोड़ो और मस्त स्कोर लाओ, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं फोड़ूंगा, मैं इतना नंबर लाऊंगा, मैं 98 नंबर लाऊंगा, मैं 99 नंबर लाऊंगा, मैं 100 में 100 फोड़ूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते रहो, यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ।